तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की जो वीडियो है लूसेंट विविध में क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, साथ ही साथ कई लोगों को टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है। सर हम जॉब करते हैं, टाइम कैसे मैनेज करें, कई लोगों ने कह दिया, ठीक है। और नज़दीक समय है, क्या करें क्या ना करें, होता है, सबके साथ ही दिक्कतें हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम इंडिविजुअल हम ही ऐसे हैं जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दो चीज़ें तो कॉमन है कि जो कॉन्टिन्यूटी है, यानी जो आपकी नियमितता है, यानी जो आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, वो सबके साथ नहीं हो पाता, यानी कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। आप खुद भी स्वीकार करना है इस चीज़ को। जैसे आप 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन, एक महीना आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसमें क्या हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद 10-12 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा, फिर आप दोबारा से शुरू करते हैं, फिर मन नहीं लगता है। ये सबके साथ जेन्युइन चीज़ें हैं। और एज ए ह्यूमन हम इतने इंगेज रहते हैं अपने अदर वर्क में भी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। निरंतरता अपने आप में बनाना बहुत ज़्यादा क्या है, एक प्रकार का बड़ा टास्क है, ठीक है। दूसरा, जो समय की बात आती है ना कि सर समय नहीं मिल पाता, समय कैसे मिलेगा, कैसे एडजस्ट करें, यार ये तो सब के लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को देता हूं। सब के लिए जितने भी देख रहे हैं, समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है, ठीक है। आप अपने उस समय में कटौती करो जहां आप आराम करते हैं, जहां आप थोड़ा चैन सुख लेते हैं, उसको थोड़ा सा कटौती करके यहाँ आपको बढ़ाना होगा। देखिए आपकी ही तरह मैं भी हूँ, मैं भी एज ए टीचर आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपके साथ साथ मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो खुद भी स्टडी करता है। यानी हम लोग एक ही मतलब धरातल पे हैं। आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। खुशनसीब आप इस वजह से हैं कि आपको इतनी चीज़ें ऑलरेडी मिल रही हैं। यानी जितना मैं समय लगाता हूँ किताबों से मैटर सेलेक्ट करने में, आपको पढ़ाने में, आपको वीडियो, आपको तो क्या करना है, आधे घंटे में आपको चीज़ खत्म हो चुकी है। लेकिन इस आधे घंटे की वीडियो के पीछे जरा सोचो कि कितनी किताबों को छांटना पड़ता होगा, कितनी किताबों से मैटर सेलेक्ट करना होता होगा, उसके बाद आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको देना पड़ता होगा। तो वो तो आपकी मेहनत बच गई ना, आपको तो बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करो। और दूसरा, जहाँ तक बात है जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, मेरा भी तो जॉब का शेड्यूल है, 9:30 से 6 तक मेरी भी जॉब रहती है पर डे। तो उतना समय तो मैं भी इंगेज रहता हूँ। उसके बाद वीडियो बनाना, वीडियो तैयार करना, आप लोगों के लिए अपलोड करना, खुद का वर्क करना, इतनी सब चीज़ें, जबकि फैमिली साथ है नहीं। लेकिन आप लोग, मैक्सिमम लोग तो फैमिली के साथ रहते हैं। अगर आप जॉब भी करते हैं तो घर में खाना तो बना मिल रहा होगा। यानी कई ऐसी चीज़ें हैं जहां हमें अपनी चीज़ों में कटौती करनी पड़ेगी और समय निकालना पड़ेगा। भले ही आप मैरिड हैं, छोटे बच्चे हैं, अनमैरिड हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप घर से बाहर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो समय निकालिए। और समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोटिवेशन तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लूसेंट विविध का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जिसने भी ये क्वेश्चन राइज किया ना कि सर लूसेंट विविध का थोड़ा सा समझा दीजिए, बिल्कुल सही किया, ज़रूरत भी थी, ठीक है। लूसेंट विविध का पूछना बहुत ज़रूरी था। आप सभी लोगों के लिए काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि उसमें इतना मैटर दिया है। कभी कभी लगता है कि यार क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, अनावश्यक तो नहीं हो जाएगा। और वास्तव में एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है, सफलता पानी है, तो एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना, क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें एक समझ डेवलप करनी पड़ती है, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग कैसे तैयारी करें कैसे ना करें, ठीक है। आप लोग आज जो इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इतने समय से, पिछले 1 साल, 12 महीने, 13-14 महीने से आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने कभी एक चीज़ नोट की, आप लोगों को डेली वीडियो देने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि आपकी निरंतरता न टूटे, ठीक है। यानी मैं ये खुद मानता हूँ, सेल्फ ही मानता हूँ, अगर इंसान कुछ करने की सोचे, अगर वो एक प्रकार का टोटल दृढ़ संकल्पित होकर उस चीज़ के पीछे भाग जाए, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इतना करना बहुत आसान नहीं है। मतलब आप जॉब के साथ इतनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद आप डेली वीडियो दे रहे हैं, तो ये आप लोगों को इसको एक प्रकार से क्या मानना चाहिए, अपने लिए इंस्पिरेशन मानना चाहिए कि यार हम इंस्पायर्ड होते हैं सर से, हम सर हमें डेली वीडियो दे रहे हैं, सर हमें पढ़ा रहे हैं, यार कहीं आज की वीडियो हम ना देखें, छूट गई, पीछे कोई दूसरा बंदा आगे निकल गया, घर पर डेली तैयारी कर रहा, तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, उसके चयन की ज़्यादा संभावनाएँ हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें अपने अंदर आप लोग मोटिवेशन के तौर पर लीजिए,
ठीक है। डेली वीडियो का उद्देश्य ये है आपको निरंतरता की परिभाषा सिखाना। कितना हार्डली, कितना मुश्किल से मैंने क्लास को स्किप किया होगा वो मैं जानता हूँ। बहुत रेयर केस होंगे जब मैंने क्लास स्किप की होगी, उसमें भी क्या, कभी मैं यहाँ देहरादून में हूँगा नहीं, मैं अपने घर गया हूँगा तब क्लास मिस हुई होगी। और इवन तो मैं लास्ट टाइम तो मैं जब घर गया था तब भी मैंने आप लोगों के लिए घर जाके वीडियो दे दी थी। यानी इतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए लगे रहता हूँ। बस इसका 10 से 15% घर पे निकालिए, चयन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लुसेंट विविध की। हम ये देखेंगे कि लुसेंट विविध में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए किताब है उसमें बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं और हमने ये सेलेक्ट करना है कि यार हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या नहीं। पहला टॉपिक उसमें आप लोगों ने नोट किया होगा, लुसेंट विविध में क्या दिया है, भारत की प्रथम, एक चीज़ नोट करना है, ठीक है, महिला व प्रथम पुरुष, यानी अलग अलग सेक्टर में भारत में किस क्षेत्र में कौन सा महिला पहले पहुंची, कौन से पुरुष थे। यानी मतलब सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में कि ये भारत का पहली ये कौन थी, पहली एक इसको किसको मिला। अब हम लोग ये सोचना हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लुसेंट विविध की प्रासंगिकता क्या रह गई है। लेकिन यानी हमें ये देखना है कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या वो चीज़ कारगर है, क्या वो कारगर नहीं है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से हमने समझना है। देखिए पहले के समय में क्या था, आज से 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल पहले या आज से 15 साल पहले कह लीजिए, जब उत्तराखंड राज्य बना था उसके बाद जो एग्ज़ाम होते थे तो बहुत बड़ा पैटर्न नहीं हुआ करता था, क्योंकि नया राज्य बना था, नई संस्थाएं बनी थी एग्जाम कराने के लिए। लोक सेवा आयोग बने, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बने, प्रावधिक शिक्षा परिषद रुड़की ने एग्जाम कराए, पंतनगर विश्वविद्यालय ने एग्जाम कराए, यानी अलग अलग संस्थाओं को एग्जाम कराने का जिम्मा सौंपा गया। तो सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हुआ करता था। तो अब क्या था, उस समय नाम कहा जाता था जीके, यानी जनरल नॉलेज, जीएस जनरल स्टडी। अब उसमें जनरल नॉलेज जनरल स्टडी के अंदर कुछ भी पूछा जाता था, यानी सिलेबस का किसी को आइडिया नहीं रहता था। वो एक किताब ले आते थे मार्केट से, कोई भी मतलब किसी की भी पकड़ लाओ, उसमें सब लिखा होता था कि इतने क्वेश्चन ये वो ऐसा वैसा, सब उसको पढ़ के जाते थे, काम भी बन जाता था। क्योंकि मार्केट में जो मतलब आपके रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं किताबों के रिगार्डिंग, वही चीज़ें उस टाइम पे प्रॉपर मिलती थी। गाइडेंस देने वाला बहुत ज़्यादा नहीं थे। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो पढ़ने के जो तरीके होते हैं, चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, कोचिंग संस्थान हो या अन्य अदर टेलीग्राम वगैरह, इन चीज़ों से जो भी स्टडी के लिए इसका यूज़ कर रहा है, तो इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं हुआ करता था सोशल मीडिया भी। धीरे धीरे समय के साथ साथ परिवर्तन आया, और परिवर्तन इस फील्ड में आया कि सिलेबस प्रॉपर लोगों को मिलने लगा। टॉपिक वाइज आपके जो संस्थान होते हैं, आपके जो आयोग होते हैं, उन्होंने टॉपिक वाइज आपका सिलेबस ओपन किया। तो अब क्या हो गया, हर जगह से टॉपिक ओपन कर दिए, सिलेबस ओपन कर दिए। आपके लिए जीएस कहा तो जीएस का ये मतलब नहीं तो किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं, किस देश में ये नहीं है, किस देश में कोई गुलाम नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, ठीक है। कोई प्रासंगिकता नहीं है इनकी। ये अब सब्जेक्ट बेस हो गया, यानी आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखेंगे। अब आप बताओ 25 से 30 नंबर की आपकी जीएस आनी है वनडे एग्जाम में, और जो लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस तो प्रॉपर जीएस है, ठीक है। अपर और लोअर पीसीएस तो उसको मतलब मजाक में मत लेना, लेकिन मैं ग्रुप सी की पहले बात कर रहा हूँ। वो प्रॉपरली आपका क्या है, जीएस का पैटर्न 25 से 30 नंबर का है, स्कोप इतना है। और सिलेबस में क्या खुला है, हिस्ट्री दे दी, भूगोल दे दिया, इकोनॉमी दे दी, पॉलिटी दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री दिया है, साइंस तो नहीं दिया, लेकिन इतने सेक्शन उसने खोल के दे दिए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछने 25 से 30 नंबर के, उसमें ऊपर से टॉपिक अलग दिए हुए हैं। बताओ कहाँ पे स्कोप रहा लुसेंट विविध का। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, हमने ये देखना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब पहले रुड़की वगैरह के माध्यम से एग्जाम होते थे, लुसेंट विविध से बहुत क्वेश्चन आते थे। वहाँ इतिहास के कम क्वेश्चन थे, भूगोल के कम क्वेश्चन थे, और विविध से जो क्वेश्चन आता था उसी को हम भूगोल समझते थे, उसी को हम इतिहास समझते थे। बताइए हिस्ट्री में पूछ देगा वो नूरजहां का मकबरा किसने बनाया है, ठीक है, मतलब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है। अब हमें क्या लगेगा, ये इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन वो लुसेंट विविध में दिया है। भारत के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहां एक टॉपिक दिया होगा भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है, इसने क्वेश्चन कर दिया। अब वो हमें लगता है हिस्ट्री से, लेकिन एक्चुअल में था लुसेंट विविध से। तो ये सब चीजें कैसे तैयार करनी है मैं आपको इसीलिए बताने आया हूं। तो अब जो है सब्जेक्ट का पेपर हो गया, तो हम लुसेंट विविध को बहुत समय नहीं दे सकते। अब समय देंगे तो कहाँ देंगे। प्रथम महिला व प्रथम पुरुष पहला टॉपिक उसने दिया होगा, देखना लुसेंट विविध में। अब इसको रटने में लगे रहोगे, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष, ऐसी चीजें पढ़ के कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इन चीजों में से ऐसे सेलेक्ट करोगे टॉपिक जो आपके सब्जेक्ट को लिंक करते हो। यानी
अगर आपने भूगोल पढ़ा, भूगोल में आपका पर्वत होते हैं, अगर आपसे कहा कोई फेमस पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो वहाँ पहुँचने वाली प्रथम महिला, अब महिला पढ़ रहे हो आप, वहाँ पता लगा वहाँ पहुँचने वाली प्रथम महिला पूछ दिया, तो वो आपका ज्योग्राफी से लिंक हो गया और वो आपका महिला वाले सेक्शन से प्रथम महिला से लिंक हो गया, तो वो आपका पेपर में बन सकता है क्वेश्चन। यानी सिर्फ और सिर्फ इनको ऐसे पढ़ना है जो आपके सब्जेक्ट को लिंक करे, यानी आपके सब्जेक्ट के साथ जिसका जुड़ाव हो वो प्रथम पढ़ना है, वो प्रथम पुरुष पढ़ना, वही प्रथम महिला पढ़ना, अनावश्यक मत पढ़ना। आप कहोगे भारत में प्रथम स्नातक महिला कौन सी थी, भारत की प्रथम वकील महिला, भारत की प्रथम मेयर कौन थी, नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों से बचना और ऐसे क्वेश्चनों में समय बर्बाद मत करना। ध्यान से सुनना, बच्चे नहीं हो, मैच्योर हो चुके हो, पढ़ाई पिछले 1 से 1.5 साल, 2, 2.5, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, लगातार डायरेक्शन दे रहा हूं, लगातार समझा रहा हूं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, अभी भी नहीं आया तो कब जागोगे बताओ। ऐसा मत करना कि जागने से पहले ही अंधेरा हो जाए, ठीक है। जाग जाओ समय रहते हुए। इतना समझ हमें अब आना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज प्रासंगिक है, क्या अप्रासंगिक है, ठीक है। यानी आपको इस सब्जेक्ट से लिंक करना है चीजों को, उसके बाद आपको ये पढ़ना होगा कि प्रथम ये कौन है, प्रथम वो कौन है, तब जाके आपका काम बनेगा। और बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम चीज आपको ऐसे ही पता होंगी। पॉलिटी के अंदर है, अगर आपसे पूछ देता है हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, क्या वो सब्जेक्ट से लिंक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि हाईकोर्ट वाला सेक्शन आपका पॉलिटी में लिंक करता है। और पॉलिटी में अगर आपका हाईकोर्ट दिया है टॉपिक में तो ये भी तो पूछ सकता है, तो यहाँ विविध का बन गया, वहाँ पॉलिटी। अब वकील क्या आप क्यों पढ़ोगे बताओ, मेयर क्यों पढ़ोगे, कहाँ मिलेगा आपको उसको पढ़ के? ये जो चीजें हैं ये नहीं आते हैं पेपर में, इनसे बचना। तो पुरुष कौन है, महिला कौन है, आपको इस तरीके से देखना है। भूगोल जिसने पार किया, हो सकता है कि कभी पूछ दे आपसे इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम कौन था। इंग्लिश चैनल का मतलब एक प्रकार का समुद्री गलियारा, एक प्रकार का ये गलियारा है जो ब्रिटेन वाले यूरोप महाद्वीप में आपको दिखेगा, इसको पार करने वाला पूछता है। तो हो सकता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है इसलिए उसने पूछ दिया है, उसको विविध के अंदर न लिया जाए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, आप ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट से लिंक करने वाली चीज को देखना है। और यहां से साथ साथ क्या देखना है आपको, अवार्ड। यानी अगर कोई प्रसिद्ध अवार्ड है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को दिया, किस पुरुष को दिया, या भारत रत्न किस महिला को, किस पुरुष को, कुछ भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो भी पूछता है, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, उसको लिंक मत कर देना। तो ये जो चीजें हैं आपको इस तरीके से इसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। यानी अवार्ड को देखिए इसमें, और जो चीजें आपको सब्जेक्ट से लिंक करवाती हैं वो चीज देखिए, और इससे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्वेश्चन आना क्या ऐसे मुश्किल है। अब आप ये मत कहते ना सर आपने मुश्किल लिखा, हम पढ़ते ही नहीं, आ गया तो मेरी गलती नहीं है, मैंने क्या कह दिया, सब्जेक्ट लिंक करने वाले और अवार्ड को देखना। अवार्ड भी कौन सा देखोगे, जो जैसे 2020 है, जैसे 2021 है, इसमें कोई अवार्ड दिया गया तो हो सकता है उसे लिंक कर दे हिस्ट्री से, उसके पुराने बैकग्राउंड से लिंक कर दे और ये पूछ दे कि प्रथम ये किसको मिला था। तो इस प्रकार से आपकी समझ बनानी है, ठीक है। ज्यादा समय मत देना इस वाले टॉपिक में। इसी तरीके से उसने अगला टॉपिक दिया है भारत में प्रथम। अब भारत में प्रथम का मतलब क्या हुआ, आपको क्या क्या देखना है इसमें, हो सकता है कि आपको भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछ दे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे। भारत का प्रथम जो स्पेस वाले में भेजा गया था वो कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछ दे। ये आपका लिंक हो जाता है जनरल चीजों में, यानी वो जनरल साइंस के अंदर लिंक हो जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए और इसमें भी आपको अनावश्यक नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत फालतू मत पढ़ना, ये कौन सा मिसाइल था, क्या था, कुछ था, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। इससे भी क्वेश्चन आना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो भारत में प्रथम में क्या क्या देखो, जैसे कोई डिफेंस से चीज है, यानी रक्षा संबंधी अगर कोई चीज है वो आप लोग देख सकते हैं। भारत के कोई खेल होने वाले इवेंट है, यानी खेल अगर कोई भारत में पहली बार कब हुआ था, एशियाई गेम कब हुए थे 1951 में नई दिल्ली में, इस प्रकार से जो चीजें हैं ये आपको भारत में पहला वाला देखना है, ठीक है। और हो सकता है कुछ फिल्मों के नाम पूछ दे, लेकिन अब नहीं पूछता है, जैसे पहली भारत की बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, ये कौन सी थी, क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन आना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप लोग ये दोनों टॉपिक समझ गए होंगे हमें क्या इसमें करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अब आता है इसके बाद सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा वाला। बीच के कई चीजें हैं वो मैंने छोड़ दी होंगी। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप हर कंट्री के गुप्तचर, जो वहाँ गुप्त मतलब एजेंसियां होती हैं उनको पढ़ो, हर कंट्री के समाचार पत्र पढ़ो, क्या मिलेगा बताओ। एक नंबर छूटेगा, क्यों समय बर्बाद करना है इतनी चीजों को पढ़ के। तो जैसे आपका भारत में सबसे एक टॉपिक दिया होगा, देखना उसका नेक्स्ट, सबसे बड़ा, ऊंचा,
सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है या सबसे लंबा, ये चीज आपको देखनी है। ये क्यों देखनी है? क्योंकि आपकी ज्योग्राफी से लिंक हो जाएगा। किस सब्जेक्ट से लिंक होगा? भूगोल से लिंक हो जाएगा। तो भूगोल से लिंक होने का मतलब है आप कभी भी ये चीज पढ़ो तो पक्का उसको मैप में ट्रेस कर लेना, बिना मैप में ट्रेस किए नहीं होगा। आपके पास मैप है, उसको मैप देखो, मैप की स्टडी करोगे तो देखने की हैबिट हो जाएगी, और देखने की हैबिट होगी, पढ़ना आसान हो जाता है, याद हो जाती है। अब ये भूगोल से लिंक हो गया, आपसे पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आपसे पूछ देगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, आपसे पूछ देगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आपसे पूछ देगा भारत की सबसे लंबी नदी। ये नहीं बना क्या? ये बताओ, भूगोल से लिंक हो गया। तो ये चीजें तो आपकी ज्योग्राफी से लिंक हो रही, तो ऐसी चीज पढ़ो जो आपकी ज्योग्राफी से, भारत का सबसे बड़ी झील पूछ देगा, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। यानी आपको इसको भी सब्जेक्ट से लिंक करवाना है, और वो सब्जेक्ट भूगोल है। यानी अधिकांश चीज आपको यहां भूगोल से मिलेंगी। यानी आपकी ज्योग्राफी में जो चीज दी गई है, जो सिलेबस में दिया गया है, वो इस प्रकार से लिंक करना होगा। यानी सब्जेक्ट वाइज लिंक कीजिए, नदी पढ़िए, बांध पढ़िए, झील पढ़िए, और वो किस राज्य में, डबल तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ना भी है, आपको किस राज्य में ये भी देखना है। उनकी ऊंचाई सबसे बड़े की देखो, बाकी सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? ऊंचाई कुछ नहीं आते हैं। अब इसमें पता लगा भारत का सबसे बड़ा मंदिर पढ़ रहे हो, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पढ़ रहे हो, क्या मिलेगा बताओ? चिड़ियाघर। आपको भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर पढ़ लो, ये कुछ नहीं मिलने वाला है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद पढ़ लो, क्या मिलेगा इससे? किसी सब्जेक्ट से लिंक ही नहीं होने, तो बताओ क्या फायदा इनको पढ़ के? तो आपको समझ आ गया होगा कि इस टॉपिक से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? इसी के साथ उसने एक और टॉपिक दिया होगा, विश्व में प्रथम, ठीक है? जो मैंने स्किप कर दिया उसको मत देखना, जो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, यानी जो मैं आपको बता रहा हूं जिनके नाम लिख रहा हूं उन्हीं को देखना है, ठीक है? अभी तक क्या क्या करना है, कैसे देखना है। अब जैसे उसने विश्व में प्रथम दिया होगा, 20 के मैंने छोड़ दिए होंगे, वो काम के ही नहीं है, ठीक है? अब विश्व में प्रथम भी ये आपने क्या क्या देखना होगा, इसको भी वही देखना है जो सब्जेक्ट वाइज आपका लिंक करे, ठीक है? अब कई चीजें ऐसी है जो इसमें अनावश्यक दी है, लेकिन इसमें ऐसी चीज देखना जिसका संबंध भारत से हो, भारत से, यानी भारत को प्रभावित करने वाली या भारत से संबंधित भी देखना। अब पता लगा ब्रिटेन में सबसे बड़ा पूछ दिया, अमेरिका में पूछ दिया, क्या करोगे इससे बताओ? अब आप कहोगे सर भारत से संबंधित हम समझे नहीं। उसमें एक चीज दिया है, नाम का पहला अधिवेशन कब हुआ था, शिखर सम्मेलन। नाम मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन, 1961 लिखा होगा उसने, बेलग्रेड में पहला इसका सम्मेलन हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, वहां पता लगा बेहोश होकर आगे, और मुझसे कह रहे हो कि सर आप हमें पढ़ाते नहीं हो, और आपकी वजह से हमारा क्वेश्चन ये बन नहीं पाया। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 1961 में पहला बेलग्रेड में कब, मतलब ये सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, क्योंकि उसका सदस्य भारत भी है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर भारत विश्व में प्रथम पढ़ रहे तो जिसका संबंध भारत से वो पढ़ो। आप दूसरे देश का लिख रहे हो तो क्यों लिखना है बताओ? क्या करोगे उसको पढ़ के? कोई फायदा नहीं है। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से समझोगे, ठीक है? इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा, वो आपका विश्व भूगोल तैयार कर देगा। यानी आप लोग क्या करोगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जैसे क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर वनडे एग्जाम में आते हैं, तो उसने लुसेंट विविध में दिया होगा विश्व का सबसे ऊंचा, यानी विश्व, बीच वाले सब छोड़ देना, ठीक है? जहां जहां छोड़ रहा हूं, विश्व का सबसे ऊंचा, बड़ा या लंबा, ये आपको देखना है, ये अच्छे से देखना होगा आपको। और ये क्यों देखना है मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि आपको ये हमेशा याद रखना है, विश्व भूगोल के अंदर झील है, द्वीप है, जल संधि है, ये कौन देखेगा बताओ? ये तो आपको देखनी है ना, झील, द्वीप, जल संधि या जल डबरू मध्य, जो भी कहता है, ठीक है? ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। ये दो तरीके से आपको फायदा करेगा। एक तो मैप में इसको वर्ल्ड मैप पे ट्रेस करना, जैसे ही आप ट्रेस करोगे आप कई चीजें, क्योंकि ये कभी नहीं पूछेगा, हो सकता है सबसे बड़ा ना पूछे क्वेश्चन, ऐसा ही थोड़ा है कि जैसा लिखा है, जरूरी थोड़ा कि यही पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा ये कौन सा है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन का नाम जो आंसर होगा वो पूछे, और वो पूछे कि वो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन तो बैक रिवर्स हो सकता है ना। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ पे डेवलप मतलब डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितने ढंग से देखा है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका अच्छा खासा सिलेबस का तैयार करवा देगा। इसको देखोगे, देखना ये जल संधि किन दो देशों के मध्य है, कहां पे है, ये वाला द्वीप कहां पड़ता है, ये झील कहां है, इस झील की क्या विशेषता है, इसको ऐसे तैयार करोगे और तुरंत उसको मैप में क्या कर दोगे, ट्रेस कर दोगे। यहां भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? अनावश्यक चीजों से बच के रहना। इसको आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर देखते हुए उसको मैप में ट्रेस करवाना है, अनावश्यक चीजों से बचना। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, रेल मार्ग, क्या करोगे इसको पढ़ के बताओ? ये पढ़ो ना, जो फिजिकल चीजें हैं ये आपके काम आ सकते हैं, ठीक है? अब जो आता है आपका वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी?
अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये पूछेगा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भले ही वो भारत और चीन की पूछ दे, मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान की पूछ दे, भारत अफगानिस्तान तो छोड़ो, भारत और बांग्लादेश की कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आपको ध्यान रखना होगा। तो देखो कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे तैयार करनी है। जैसे आपसे पूछेगा 49 डिग्री रेखा किसके बीच है, क्या कनाडा और अमेरिका के बीच है, मैकमोहन किसके बीच है, भारत चाइना के बीच है, जर्मनी के बीच कौन सी है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 नाम दिए होंगे, इस वाले को आप लोग जरूर देखना, जरूर से जरूर। उसके बाद सब छोड़ दो, विश्व के प्रतीक चिन्ह अलग अलग, ये वो झंडे वंडे कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एजेंसीज वगैरह, न्यूज एजेंसी कुछ नहीं पढ़ना, सीधे आप लोग आओगे संसद में, विश्व की संसदों के नाम। और इसमें भी क्या फेमस, फेमस मतलब भारत का जिसके साथ दोस्ताना संबंध है, यानी एक प्रकार के जो विश्व में पावर हैं, वर्ल्ड पावर जिसको कह सकते हैं, विश्व शक्तियां या महाशक्तियां, उनके देख लेना। या भारत के दुश्मनों के तो कतई मत देखना। पाकिस्तान का क्यों पूछेगा आपसे, क्या मिल रहा है आपको पाकिस्तान का पूछ के, मतलब ही नहीं होता है। या छोटे मोटे देश हैं जो उनके नहीं पढ़ने। प्रमुख देश, जैसे प्रमुख कौन कौन से होते हैं, अमेरिका। अब आपसे पूछ देगा कि अमेरिका की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, वहां बेहोश होने से अच्छा है इसको घर में पढ़ लेना। ये 2 सदन होते हैं इसमें, ठीक है। इसी में एक सीनेट होती है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी आपको इसको देखना है। अमेरिकी संसद जो होती है कांग्रेस कहलाती है, इसको हमेशा याद रखना। इसी प्रकार से ब्रिटेन का देखना है आपको, इसके 2 सदन कौन कौन से हैं, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है। इसके अलावा रूस का देखना है आपको, ठीक है। पड़ोसियों की तो देख ही लेना। बांग्लादेश ने क्या बिगाड़ा बताओ, बांग्लादेश के साथ तो अच्छे संबंध है। बांग्लादेश, नेपाल बचपन से ही दोस्त रहा है आप लोगों का, भले ही कभी कभी टेढ़ दिखा देता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो नेपाल, बांग्लादेश, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चीन वगैरह भी आएगा नहीं आएगा पढ़ लेना, क्या जनवादी कुछ इस टाइप का है, उसका कुछ देख लेना। एक आध और देख लेना थोड़ा सा, जो विश्व मतलब तगड़े हैं कंट्रियां जो अपने आप में चर्चित रहती हैं, इजराइल, ठीक है, इसका भी देख लेना। ये इजराइल भी थोड़ा सा चर्चित रहता है। अफगानिस्तान का पहले देखना जरूरी था, लेकिन अब देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो तालिबान ही आ गए वहाँ। अब आपका एग्जामिनर भी जानता है कि अनावश्यक क्वेश्चन क्यों पूछेंगे हम इससे, ये तो वैसे ही पागल कर देगा हमें। तो इस टाइप की चीज़ों से बचना। तो कुछ फेमस देश होंगे, आपको लग जाएगा भारत के साथ किसका ठीक ठाक संबंध है, इनका देखना। छोटी मोटी कंट्रियों के जैसे वियना, सिंगापुर, इनका देख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पेपर में इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। अब जो आता है आपका संसद के बाद, वो आता है यूएनओ, जो उसने सीधे दिया होगा यूएनओ। ये मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना इस वाले संगठन को, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, बाकी ल्यूसेंट के स्तर पे आपका यूएनओ जो दिया है उसमें पढ़ लेना। ये यूएनओ कब बना, मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन से इसके अंग हैं, इसमें महासभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, स्थायी सदस्य कौन है, अस्थायी सदस्य कितने हैं, स्थायी का कार्यकाल क्या है, अस्थायी क्या है, वीटो क्या है, सबसे पहले वीटो किसने यूज किया था, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, कौन कौन सी भाषाओं में ये काम करता है, ये सब चीज़ें आपको यूएनओ में देखनी है। और इसके साथ के अन्य संगठन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और विविध के अंदर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूएनओ को डिटेल से पढ़ने के बाद देखो पढ़ना क्या क्या है ढंग से, जो लूसेंट से यूएनओ तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, डब्ल्यूटीओ ढंग से देख लेना, विश्व बैंक ढंग से देख लेना, आईएमएफ ढंग से देख लेना, और आईएमएफ, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको ढंग से देखना है। एक यूनेस्को, क्या देखोगे, एक यूनेस्को, ठीक है, ये आप लोग ढंग से देखोगे। इसके अलावा कुछ मानवाधिकार से संबंधित संगठन, मानवाधिकार से संबंधित चीज़ है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एक मानवाधिकार पे काम करता है, लंदन में उसका मुख्यालय है। तो मानवाधिकार से संबंधित कुछ चीज़ें आप लोग देख लेना। ये तो ठीक ठाक पढ़ना, यूएनओ ठीक पढ़ना। डब्ल्यूटीओ कब बना ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, विश्व बैंक के 4-5 संस्थाओं से मिलकर बनता है, उसको कंबाइंड रूप से विश्व बैंक कहते हैं। आईएमएफ, ब्रिटेन वुड की जुड़वा संतानें या जुड़वा किसको कहते हैं, डब्ल्यूएचओ कब बना, यूएनएसको का क्या काम है, ये सब देखना है, ठीक है। अब जो आता है एक चीज़ आप ध्यान देना, उसमें ध्यान देने वाली बात है, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ के अलावा, और यूनेस्को, इनके अलावा जो अन्य संगठन होंगे, क्या करोगे, अन्य संगठन, उसका सिर्फ स्थापना व मुख्यालय, स्थापना व मुख्यालय क्या करना है आपने, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अन्य का, स्थापना का भी मुख्यालय का है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और खासकर ऐसे संगठन जिसका भारत सदस्य है,
भारत सदस्य, जहां भारत सदस्य होगा वो आप लोग देख लेना है, ठीक है। भारत सदस्य जहां भी होगा उसको, अब आप कहोगे सर हम कैसे पढ़ें एक एक करके। मैक्सिमम चीजों में भारत मेंबर होगा, अधिकांश संगठनों में भारत मेंबर होगा, बशर्ते वो क्षेत्रीय संगठन ना हो। अब आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, क्षेत्रीय संगठन संगठन क्या डिफरेंस है इसमें? मैं बताता हूं क्या डिफरेंस है। क्षेत्रीय संगठन रीजनल होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर रीजन है क्षेत्र में। जैसे अगर एशिया के अंदर कोई संगठन बन रहे हैं तो वो क्षेत्रीय संगठन भारत के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप का मेंबर है। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों ने अगर कोई संगठन बनाया जो एशिया मतलब कोई कार्य विशेष कोई पर्टिकुलर चीज से डिपेंड करता है और उनका अपना उद्देश्य, तो क्षेत्रीय हो जाएगा। वैश्विक क्या हो जाएगा, जिसमें विश्व के सभी देश सम्मिलित हो सकते हैं, यानी अमेरिका महाद्वीप से भी, लैटिन अमेरिका के देश भी, अफ्रीकन कंट्रीज भी, यूरोपियन कंट्रीज भी, एशियन कंट्रीज भी, अगर ये सारी जगह से आते हैं तो वो वैश्विक संगठन हो जाएगा। क्षेत्रीय संगठन किसी पर्टिकुलर, जैसे यूरोप महाद्वीप में है, अगर जैसे आप यूरोपीय यूनियन सुना होगा आपने, वो इंपोर्टेंट है। ब्रिटेन कब एग्जिट हुआ, ब्रिटेक्स आपने सुना होगा, ब्रिटेन एग्जिट, ब्रिट एग्जिट, ठीक है, यानी ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, कब एग्जिट हुआ था ब्रिटेन यूरोपीय संघ से, वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो क्षेत्रीय संगठनों को आप, जैसे यूरोपीय यूनियन है, आसियान है, और ये आसियान यहाँ का हो गया, ठीक है, एशिया का, इसके अलावा सार्क है, इस टाइप के कुछ संगठन आप लोग देखना। नाटो वगैरह सैनिक संगठन है, साफ्टा, नाफ्टा, ये कुछ संगठन उसने दिए होंगे आपके पीछे लूसेंट में, ये आप लोग जरूर देखना, ठीक है। ये हो गया आपका संगठनों की बात, इनको डिटेल, अन्य को वो। अब आप बताओगे, अब आप कहोगे सर हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं, मुख्यालय वाला। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे जो सेम मुख्यालय है, जिसका मुख्यालय सेम जगह है, ठीक है, मुख्यालय अगर सेम जगह है तो सेम मुख्यालय वाले, मुख्यालय सेम है, जैसे किसी के कई जगह ऐसे होंगे जैसे जिसका मुख्यालय जेनेवा में होगा, मुख्यालय सेम वालों के एक साथ लिख दो। सपोज कुछ भी लिख दो आप, जैसे आपने WHO लिख दिया, ठीक है, आपने WTO लिख दिया, कुछ भी लिख दिया इस प्रकार से, तो सेम मुख्यालय वाले आपने एक जगह, इनके ब्रैकेट में इसका ईयर, ठीक है, ब्रैकेट में ईयर लिख के मुख्यालय सेम है, मुख्यालय सेम जैसे जेनेवा लिख दिया आपने, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये सब जेनेवा वाले हैं, उनके नाम नीचे संगठन लिख दिए और यहाँ अपनी स्थापना का ईयर लिख दिया ब्रैकेट में। इस प्रकार से आप मुख्यालय से वालों को तैयार करोगे, ठीक है। ये था आपका कौन सा, मुख्यालय से संबंधित या संगठन। अब आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय दशक, नहीं पढ़ना है। क्या फायदा अंतर्राष्ट्रीय दशक? हाँ, मानवाधिकार और पर्यावरण और गरीबी उन्मूलन को लेकर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया या अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो आपका पर्वत वर्ष है, यानी जिसका संबंध भारत से है, डायरेक्ट इंडिया से जिसका संबंध है, उन चीजों का आप लोग कुछ कुछ देख लेना, लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं है, पेपर में आने की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं होता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यूनेस्को के स्थल भारत में, यूनेस्को स्थल, ये आपको देखना है। अब आप क्या करोगे इसमें, देखो पहला कौन सा था, अंतिम कौन सा है, फर्स्ट लास्ट, ठीक है, और आपके स्टेट का तीसरा, योर स्टेट, यानी आपके अपने राज्य का, आप किसी भी राज्य से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, अगर उत्तराखंड वाले हैं, यूपी वाले हैं तो यूपी वाले, हरियाणा वाले तो हरियाणा, आपके स्टेट के यूनेस्को स्थल तो आपको स्टार करने ही करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके स्टेट एग्जाम में, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप जनरल परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारत का पहला और दूसरा आप लोग देख लेंगे, फर्स्ट और सेकंड देख लेंगे, और थर्ड, ये तीन चीजें देख लोगे, और जो करंट है, लास्ट लेटेस्ट वाला, ठीक है, यानी यहां आप कौन सा देखना है, सबसे रिसेंट वाला, यानी जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है वो देखना है, बाकी आपके स्टेट के जो है वो। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछे कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया है। यूनेस्को में जो भी शामिल है, यूनेस्को जितनी चीज शामिल है यूनेस्को के अंदर, सबके सबका स्टेट किस राज्य में है और क्या है, ये आपका कंठस्थ होना चाहिए, यानी आपका 100% उसके आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। यूनेस्को में सम्मिलित करने का ये मतलब है वो आपका पर्यटक स्थल होगा या कुछ ना कुछ बहुत फेमस होगा, तो उसको आप ये मत देखो कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, उसको रिवर्स चलो कि ये चीज कहाँ है और क्यों फेमस है, ये आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। आपको ये जरूरी थोड़ा कि आपको यूनेस्को में कब शामिल किया ये पूछे, आपसे तो उल्टा क्वेश्चन करेगा ना, ये कहाँ है, ये किस राज्य में है, इसको मैच करना, 4 यूनेस्को स्थलों के नाम दे देगा, मैच करने को पूछेगा, ऊपर नहीं लिखेगा कि यूनेस्को में है। तो जो यूनेस्को में है वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। तो यूनेस्को की पूरी लिस्ट छाप डालो, ये मत पढ़ना कि दिमाग में कब यूनेस्को में शामिल हुआ, ठीक है। यूनेस्को में शामिल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेटेस्ट और आपके अपने स्टेट के, ये तो पता होनी चाहिए। बाकी जो यूनेस्को की लिस्ट है वो पूरी की पूरी लिस्ट छापो, वो मैप में ट्रेस करो, मैप में दिखाओ उसको, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आपका किस राज्य में है वाला क्वेश्चन आएगा और क्यों जाना जाता है, तो आपका वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, यूनेस्को के स्थल। दूसरा आपको मैप का एक और काम देता हूँ, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है भारत के प्रमुख शोध संस्थान, भारत के प्रमुख
शोध संस्थान, ठीक है। ये आपको ढंग से देखना है भारत के प्रमुख शोध संस्थान, और एक एक चीज देखना है आपको। आलू संस्थान कहाँ है, फूल संस्थान कहाँ है, दाल संस्थान कहाँ है, चावल संस्थान कहाँ है। पूरा का पूरा इंडिया का मैप बनाओ, इंडिया के मैप में पर्टिकुलर जगह जो जहां है उसको दिखाओ, जयपुर में कौन सा ये कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है शोध संस्थान, ठीक है। भारत के प्रमुख शोध संस्थानों को आपने अच्छे से तैयार करना है, आपके काम आएगा। इसी की तरीके से दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी हिस्ट्री से लिंक करेंगी। भारत के शास्त्रीय नृत्य और भारत के लोक नृत्य, कुचिपुड़ी कहाँ है, और इस प्रकार से कथक कहाँ है, कथकली कहाँ है। सेम तरीके से मैप दिखाओ, जैसे कर्नाटक दिखाया आपने, यहाँ पे लिख दो इधर यक्षगान, यक्षगान, ठीक है। अगर आपसे पूछा यक्षगान कहाँ का है, आपसे पूछ दिया कुचिपुड़ी कहाँ का है, आपका पूछ दिया कथकली कहाँ का है, आपका पूछ दिया कथक कहाँ है, मैप में दिखाओ। तुरंत इसको आज आपका ये शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य तैयार होना जाना चाहिए बाय मैप, ठीक है। मैप में ट्रेस करोगे और मुझे क्या करोगे, व्हाट्सअप करोगे, मतलब व्हाट्सअप नहीं, मुझे टेलीग्राम पे सेंड करोगे कि सर हमने शास्त्रीय नृत्य को ट्रेस कर दिया है, कौन कौन से किस राज्य में, पूछेगा सिर्फ राज्य, ठीक है। हमने लोक नृत्य को ट्रेस कर दिया है, जैसे महाराष्ट्र के फेमस, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में लिखो, फेमस यूपी के यूपी में लिखो, उत्तराखंड के तो पता ही है आपको, हरियाणा का कोई है तो फेमस वो लिखो, आंध्रा का कोई फेमस है तो वो लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, इसको ढंग से आप लोगों ने तैयार करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक आपका आता है भारत के पर्यटक स्थल, लिखा होगा उसने पर्यटक स्थल। ये दो तरीके से आपका तैयार होगा। एक आपका पर्यटक स्थल कैसे तैयार होगा, आप लोगों को हिस्ट्री समझनी होगी। पर्यटक स्थल है वो किस शासक ने बनाया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पर्यटक स्थल को मैं मना नहीं करूंगा, पर्यटक स्थल आपने पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन सब्जेक्ट बेस होना चाहिए। अनावश्यक पर्यटक स्थल मत पढ़ना। कोई इस प्रकार से आप समाधि स्थलों को पढ़ लो, कभी कुछ पढ़ लो, ये अब नहीं आते हैं, ठीक है। पर्यटक स्थल देखना, कोई मस्जिद बनी हुई है किसी का, मतलब जो मकबरा बना हुआ है, कोई प्रसिद्ध मंदिर है, दक्षिण भारत में एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर, ये वो किन शासकों ने बनाया, या जो ईस्ट मतलब पूर्वी भारत के हैं नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कौन सा बनाया। ये जो पर्यटक स्थल हैं ये इतिहास को आपका लिंक करेंगे। भगवान ने चाहा क्वेश्चन आपका इस पर्यटक स्थल से बन जाएगा, जिसको आप हिस्ट्री समझेंगे एग्जाम में, लेकिन वो हो सकता है कि पर्यटक स्थल समझ के आपसे क्वेश्चन पूछे। तो पर्यटक स्थल को आपने बहुत अच्छे से ट्रेस करना होगा। और अंतिम आता है आपका पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार यानी अवार्ड। अवार्ड में क्या करना है, लेटेस्ट देखना है, ठीक है। रिसेंटली किसको मिला, पहला किसको मिला, यानी आप उसका अमाउंट नहीं पढ़ोगे। अगर आपसे पूछता है नोबेल पुरस्कार, तो आपको पहले पढ़ने हैं भारत से किस किस व्यक्ति को मिला है और लेटेस्ट किसको मिला है। ऐसे ही भारत रत्न पहला दूसरा पढ़ लेना, और पर्टिकुलर अभी वर्तमान में रिसेंटली किसको मिला है वो देखना। दादा साहब फाल्के उसका पहला वाला देख लेना, उसका लेटेस्ट जो है वो, यानी वो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है। अवार्ड वगैरह वाले बीच के नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये था आपका टोटल का टोटल। देखिए इतना करने के बाद जब आप ये सब चीजें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक हफ्ते का टाइम देता हूं, यानी एक हफ्ते के अंदर आपको ये सब की सब चीजें अपने कॉपी में उतारनी है और इनका रट के क्या कर देना, कचंबर बना देना है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा रट लेना एक हफ्ते के अंदर। बाकी किसी भी केस में ये मत समझिए कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को करना है, आप लोग कर लेंगे इजीली। और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, इस बार आप साबित कर देंगे। देखिए इतने लोग मुझे टेलीग्राम पे अपने नोट्स वगैरह आप सेंड करने लगे, यानी साफ साफ दिख रहा है कि बंदे ने कितनी मेहनत की है। यानी जो यहां से दिया जा रहा उसको अपनी तरीके से तैयार करना, उसको मेहनत करना कि हम कर सकते हैं, एक उम्मीद कि हम लोगों का सिलेक्शन होगा, हम लोग करके दिखाएंगे, घर वालों की आशाएं हैं, खुद पे भरोसा कर रखा है और अपना करियर सेटल करना है। हर चीज आपके पक्ष में होगी अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, और ईमानदार इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, ठीक है। जहां आप नर्वस होंगे, एक शक्ति पे भरोसा करो जो आपके पीछे हाथ धोके पड़ी है कि हाँ तू कर सकता है, वो है ऊपर वाला, ठीक है। यानी भगवान पे भरोसा करो कि तू कर सकता है, तू करके दिखाएगा और तुझे करना होगा। और जब आप इतने चीजों से इतने अच्छे से सराउंडेड होते हैं, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इतने पॉजिटिव हो गए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ऐसे मौके
रेयरली आपको उत्तराखंड स्टेट में देखने को मिलेंगे कि आपके पास इतने ज़्यादा एग्ज़ाम हैं। तो एक जगह अपना पूरा फोकस कीजिए, जिस भी फील्ड में आप सबसे बेस्ट हैं। अगर आपको लगता है आप ग्रेजुएट एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट हैं, यानी वीडियो वनडे एग्जाम, तो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अगर आपको लगता है आप लोअर पीसीएस में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं तो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और अगर आपको लगता है कि अपर पीसीएस में आपका बेस्ट हो सकता है, आपके पास एज है, तो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। आगे बढ़िए, आगे चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ध्यान रखिए। मैं आपको फिर मिलता हूँ कल अगली क्लास में, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।